हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने मेरे सब्जेक्ट में आप लोगों ने गुजराती पढ़ा था। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का पहला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था और उसके बाद गुजराती का मेरा वीडियो आया था, उसमें हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी। और आज मैं आपके सामने ऊपर से हिंदी का फिर से एक वीडियो लेके, जिसमें हम लोग हिंदी का ग्रामर है वो पढ़ेंगे। तो इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें मैंने जो भी आपको वर्क करवाया हुआ है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो वर्क है वो अच्छे से हो अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। और अभी जो मैं करवाऊंगी उसके लिए भी आप है वो अपनी नोट और पेन लेके आप है वो बैठे होंगे, ताकि मैं जो भी आपको करवाती हूँ वर्क वो आप अपनी नोटबुक में वो लिख पाओ। तो आज हम व्याकरण में एक टॉपिक है वो सीखने वाले हैं। तो आप सब लोग जानते हो कि इस दुनिया में हर एक चीज है वो कोई ना कोई नाम से वो बनी हुई है, उसका कोई ना कोई नाम है वो होता ही है। छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़ी चीज, या छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़ा सा कोई भी प्राणी है वो क्यों ना ले ले, उसका कोई ना कोई नाम होता है। कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, कोई भी हम स्थल पे जाए उसका भी कोई ना कोई नाम होता है। हर एक देश, राज्य, हर एक चीज का कोई ना कोई है वो नाम से जुड़ा होता है और उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो इस नाम को हम व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? तो उस नाम को हम व्याकरण की भाषा में वो संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा मतलब नाउन। आप लोगों ने इंग्लिश में भी है वो पढ़ लिया होगा ग्रामर का एक पॉइंट, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में वो संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा मतलब नाम, नाम जिसका हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है, तो वो नाम है उसको हम व्याकरण की भाषा में संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं। तो चलो आगे हम उसको देख लेते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार है और किस तरह है वो संज्ञा है वो होती है। तो आगे हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग देख सकते हो कि संज्ञा के टोटल कितने प्रकार है। तो संज्ञा के टोटल 5 प्रकार है। तो इस मुताबिक है वो संज्ञा के ये प्रकार है वो दिए गए हैं। तो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार टोटल संज्ञा के 5 प्रकार है वो बनते। उसके विविध है वो मुद्दे है वो मैं आपको आगे वो करवाऊंगी, लेकिन इसमें थोड़ा पूर्व समझ है उसकी ले लेते। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस तरह से होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एक ही व्यक्ति या कोई एक ही वस्तु की बात की गई हो तभी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो पहले वाली संज्ञा हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा वो बनती है। उसके बाद दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है उसमें किस तरह से होता है कि एक साथ पूरी जाति का बोध कराती हो, ऐसी अगर कोई संज्ञा है, ऐसा कोई नाम दिया हुआ है, तो वहां पे आप जातिवाचक संज्ञा है वो दे सकते हो। जैसे कि कोई पूरे पहाड़, गाय, नदी, ऐसे कोई पूरी प्राणी की जाति का बोला है, पूरी नदियों की जाति का बोला है, कोई भी ऐसे पहाड़ का बोला है, तो उसमें एक ऐसा कोई वर्ड होता है जिसमें प्रॉपर कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन उसका जो नाम है वो इस तरह से दिया हुआ है, इससे सारी उसकी जाति का बोध होता है, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा है वो बोलते हैं। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। तो जो शब्द है वो एक साथ पूरे समूह का है वो बोध कराता है, जिसमें एक कोई व्यक्ति या एक कोई प्राणी या एक वस्तु नहीं, लेकिन एक साथ कई सारी वस्तुएं या प्राणी या जीव है वो जुड़े हुए, तो उस संज्ञा को है वो समूहवाचक संज्ञा हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोल सकते हैं हम? कि जिसको हम नाप तोल सके, कोई ऐसी चीज हो जिसको हम नाप तोल सके, उसको एक प्रॉपर माप में ले सके, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि अनाज है, गेहूं, चावल या इत्यादि। उसके बाद है कोई द्रव्य में हम ले तो दूध, पानी वगैरह है, घी, मक्खन, तो वो चीज भी हम द्रव्यवाचक में ले सकते हैं। सोना, चांदी जैसी धातुओं को भी हम नाप तोल के लेते, तो वो भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द है वो बनता है। ऐसा कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें ऐसा वर्ड दिया है और पूछा है आपको कि इसकी संज्ञा बताइए, तो आप उधर है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो बता सकते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हमारे जीवन के जो भाव होते हैं, सुख, दुख, हंसी, खुशी, बीमारी, ऐसे जो भाव होते हैं वो है जिसमें प्रस्तुत होते हो। वैसे सेंटेंस अगर आपको आपके सामने जब आए क्वेश्चन में और उसमें पूछा गया है कि इसकी संज्ञा है कौन सा प्रकार है वो दिखाइए, तभी हम उसमें बेझिझक होकर भाववाचक संज्ञा है ऐसा उसका प्रकार बता सकते हैं। तो आगे हम एक एक प्रकार का विस्तार से वो समझ ले लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में एक एक पॉइंट है वो लिखते जाना और ये 5 प्रकार है उसके साथ वो
लिख लेना। संज्ञा के 5 प्रकार है, मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ आपको। व्यक्तित्ववाचक संज्ञा है पहला प्रकार, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा और आखिरी पांचवा प्रकार बनता है भाववाचक संज्ञा। तो आप अपनी नोटबुक में ये पांचों प्रकार लिख लेना और आगे मैं आपको डिटेल की एक प्रकार की है वो समझ देती हूँ, वो भी आप अपनी नोटबुक में वो लिखते जाना। तो स्टूडेंट्स, उसमें पहला प्रकार है वो थोड़ा डीपली है उसको समझ लेते हैं, थोड़ा अंदर तक उसकी समझ ले लेते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है हमारा? व्यक्तित्ववाचक संज्ञा। व्यक्तित्ववाचक संज्ञा की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा है वो किसी विशेष मतलब कोई प्रॉपर व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति मतलब कोई प्रॉपर व्यक्ति, प्राणी यानी कि कोई भी जीव हो उसका नाम दिया हो, या स्थान मतलब कोई भी जगह का नाम दिया हो उसको सूचित करके उसका नाम दिया हो, तो वो संज्ञा, उसका सेंटेंस जो दिया है उसमें कौन सी संज्ञा बनेगी? व्यक्तित्ववाचक संज्ञा है वो बनेगी। जैसे कि ऐसे वर्ड दिए हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, उस तरह के वर्ड दिए हो। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड दिया है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद है वो शहर का नाम है, वो प्रॉपर नाम दिया है, तो यहाँ पे प्रॉपर अहमदाबाद शहर का नाम दिया है, तो ये व्यक्तित्ववाचक संज्ञा है वो बनेगा। उसके बाद गुजरात वर्ड है, तो गुजरात राज्य वो गुजरात है वो प्रॉपर वर्ड है, तो ये भी एक प्रॉपर जगह का ही नाम दिया हुआ है, तो ये भी व्यक्तित्ववाचक संज्ञा बनेगा। नर्मदा जो नदी है उसका प्रॉपर है वो नदी का नाम ही दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नदी वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे नर्मदा है वो सीधा नाम दिया हुआ है, तो ये भी है वो व्यक्तित्ववाचक संज्ञा का प्रकार बनेगा। नर्मदा नदी है, इसमें हम सेंटेंस बना के देखें कि नर्मदा बड़ी नदी है, तो यहाँ पे नदी बड़ी होती है ऐसा नहीं दिया है। अगर सेंटेंस में ऐसा दिया है कि नदी बड़ी होती है तो व्यक्तित्ववाचक संज्ञा नहीं बनेगी, तो दूसरी संज्ञा बनेगी। लेकिन यहाँ पे नर्मदा वर्ड दिया है और हमको सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? नर्मदा नदी बड़ी है, तो उस प्रकार सीधा नर्मदा वर्ड आएगा, वो क्या बन जाएगा? व्यक्तित्ववाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं गांधी जी, तो कोई व्यक्ति का नाम दिया, यहाँ पे गांधी जी का नाम दिया है, उसकी जगह पे कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति का नाम होता है तब भी हम उसको व्यक्तित्ववाचक संज्ञा में ले सकते हैं। उसमें कुछ सेंटेंस है हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि गीता मेरी बहन है। मेरी बहन कौन है? गीता, तो गीता वर्ड है क्या बनता है? व्यक्तित्ववाचक संज्ञा। यहाँ पे प्रॉपर नाम ही दिया हुआ है कि गीता मेरी बहन है। उसके बाद है वो दूसरा सेंटेंस है भारत हमारा देश है। हमारा देश कौन सा है? भारत। भारत को उसका प्रॉपर नाम दिया है, इधर उधर की कुछ यहाँ पे चीजें नहीं, सीधा नाम ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भारत वर्ड है हमारा क्या बनेगा? व्यक्तित्ववाचक संज्ञा। ये दूसरे सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस मैंने जो भी बोला था भाई, नर्मदा बड़ी नदी है, तो नर्मदा है वो यहाँ पे प्रॉपर हमको नाम ही दिया है कि नर्मदा बड़ी नदी है। यहाँ पे दूसरी कोई ऐसे ही सिर्फ नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नदी नहीं बोला है, हमको पूरा प्रॉपर नाम दिया हुआ है कि नर्मदा है वो बड़ी नदी है। नदी बड़ी होती है ऐसा नहीं बोला, नदी में कोई भी नदी हो सकती है, तो उसकी नदी की पूरी जाति की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको नर्मदा नदी बड़ी है तो पूरा नर्मदा का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे नर्मदा वर्ड है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है वो किस प्रकार बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा है उसमें जो संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा मतलब जो नाम किसी पूरी जाति का बोध करा हो, उसमें पूरी जाति की बात की गई हो, ऐसा अगर कोई नाम दिया हुआ है मतलब वो क्या बनेगा? जातिवाचक संज्ञा है वो बनेगी। ऐसा कोई वर्ड दिया है जिसमें वो वर्ड सुन के हमको उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता हो, उसकी पूरी जाति का ख्याल आ जाता हो, तभी वो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है वो बनती, वो नाम है वो जातिवाचक नाम बनता है। तो उसमें एग्जांपल के तौर पे कुछ वर्ड है हम देख लेते हैं, जैसे कि मनुष्य। मनुष्य मतलब मानव, इंसान, हम सब। तो मनुष्य है वो भी ऐसा कोई पूरा नाम नहीं दिया है, प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कि रमेश नाम या कोई ऐसा कोई भी नाम, कोई भी लड़का लड़की या किसी का भी प्रॉपर नाम नहीं दिया है। यहाँ पे मनुष्य मतलब मनुष्य पूरे इंसान, पूरी दुनिया के इंसान आ जाते हैं। तो ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है या ऐसा
जब ऐसे सेंटेंस में कोई ऐसा मनुष्य, मानव, इंसान सिर्फ ऐसे नाम आते हो तभी उसमें पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। उसके बाद में लड़के, तो लड़का कोई भी है उसका प्रॉपर नाम नहीं दिया, लड़के में सारे लड़के आ जाते हैं, तो उसमें भी जातिवाचक संज्ञा है वो बनेगा। उसके बाद है गाय, तो गाय का कोई नाम नहीं है लेकिन सिर्फ गाय, तो गाय में कोई भी गाय हो सकती है, किसी की भी गाय हो सकती है। यहाँ पे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं कि गाय एक प्राणी है, तो गाय एक प्राणी है, तो उसमें अब इस दुनिया की कोई भी गाय है वो एक प्राणी ही है, उसमें हम किसी गाय को मनुष्य नहीं दिखा सकते, गाय एक प्राणी है, तो हर एक गाय इस दुनिया की एक प्राणी है। या फिर हम ऐसे सेंटेंस बोले कि गाय है वो हमारी माता है, गाय है उसको हम माता मानते, तो इस दुनिया की कोई भी गाय होगी उसको हम माता की तरह ही पूजे। इसमें ऐसा नहीं लिया है कि मेरे घर की मेरी गाय है वो मेरी माता है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, तो इस दुनिया की कोई भी गाय होगी तो हम उसको माता की तरह ही पूजेंगे, तो एक जातिवाचक संज्ञा का ये बोध कराता है। उसके बाद एक कौवा, तो कौवा का कोई नाम नहीं होता, इस दुनिया की कोई भी कौवा हो, लेकिन कौवा तो कौवा ही होता है, वो पक्षी, उसकी जगह पे तोता भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा पक्षी जाति का है वो कौवा है, वो पूरे कौवे की पूरी जाति का है वो बोध कराता है। तो इस हिसाब से जातिवाचक संज्ञा है वो कौवा वर्ड भी बनेगा, कोई भी पक्षी का वर्ड होगा तो भी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा बनेगा। उसके बाद है मकान, कोई भी मकान हो सकता है लेकिन मकान का ऐसा कोई नाम नहीं दिया होता, तभी हम जातिवाचक संज्ञा वो बता सकते हैं। उसके बाद है नदी, नदी में कोई भी नदी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है, नर्मदा भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन सिर्फ नदी वर्ड दिया हो तभी हम क्या करेंगे, जातिवाचक संज्ञा दिखाएंगे। उसके बाद है पर्वत, पर्वत में कोई भी पर्वत हो सकता है, प्रॉपर जब नाम नहीं दिया हो तब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो इस तरह के जब वर्ड हो, आपको कोई सेंटेंस में या कोई भी ऐसी ब्लैंक्स दी हो उसमें इस तरह के वर्ड दिए और ऐसा पूछा हो कि निम्नलिखित शब्दों के है वो संज्ञा दिखाइए या निम्नलिखित सेंटेंस जो है वाक्य है उसमें संज्ञा ढूंढकर दिखाइए, तभी आपको इस तरह के जब वर्ड हो उसमें आप जातिवाचक संज्ञा है वो दिखा सकते हैं। तो उसमें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि गाय एक प्राणी है, गाय एक प्राणी है, तो उसमें गाय वर्ड है वो पूरी जाति का बोध कराता है। गाय किस दुनिया की कोई भी गाय होगी वो एक प्राणी ही होगा, उसमें दूसरा कोई है वो नहीं हो सकता। गाय एक प्राणी है मतलब इस दुनिया की पूरी गाय है वो प्राणी के विभाग में ही आएगी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है नदी का जल पवित्र होता है, नदी का जल पवित्र होता है, तो इस दुनिया की हम कोई भी नदी ले लेंगे उसका जल हम पवित्र ही है ऐसा मान लेंगे, नदी का जल पवित्र होता है ऐसा मानते हैं। तो इसमें नदी है उसके कोई भी प्रॉपर नाम नहीं दिया है कि ये नदी का जल लोगे तो वो पवित्र मिलेगा या ये नदी का जल लोगे तो वो पवित्र मिलेगा, उसमें ऐसा कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ ऐसा बोला है कि नदी का जल पवित्र होता है, तो उसमें सारी नदी जाति की बात की गई, पूरी जाति की बात कही गई। कौन सी, किसकी जाति की, नदी की जाति की बात की। तो यहाँ पे ये जो नदी वर्ड है वो क्या बनेगा, जातिवाचक संज्ञा है वो बनेगा। यहाँ पे गाय वर्ड है वो जातिवाचक संज्ञा बना, यहाँ पे नदी वर्ड है वो जातिवाचक संज्ञा बनेगा। उसके बाद है तीसरा सेंटेंस, पर्वत ऊंचे होते हैं। पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कि पर्वत है वो हमेशा ऊंचे होते हैं, तो जो ऊंचे होते हैं उसी को पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ पे पर्वत वर्ड है वो जातिवाचक संज्ञा दिखाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमको ऐसा नहीं बोला है कि हिमालय पर्वत है वो ऊंचा है। अगर हिमालय वर्ड दिया होता तो सिर्फ वो हिमालय के नीचे हम अंडरलाइन करते हो कौन सी संज्ञा बनती, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बनती। लेकिन यहाँ पे पर्वत दिया है, कोई भी प्रॉपर नाम नहीं दिया, कोई भी पर्वत का नाम नहीं दिया, यहाँ पे गिरनार नहीं दिया है, हिमालय नहीं दिया है, कोई भी पर्वत का नाम नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ पर्वत बोला है कि पर्वत ऊंचे होते हैं। तो इस दुनिया के सारे भी पर्वत है सबका है उसमें बोध होता है, उसकी पूरी जाति का बोध होता है, तो इसमें पर्वत वर्ड है वो जातिवाचक संज्ञा है वो बनेगा। आगे हम तीसरा प्रकार है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा प्रकार कुछ इस प्रकार है कि समूहवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है वो समूहवाचक संज्ञा है वो बनता है। तो तीसरे प्रकार समूहवाचक संज्ञा में हम उसकी व्याख्या देखें तो जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको जो संज्ञा मतलब कि जो कोई नाम दिया हुआ है
उससे आपको एक साथ कई सारी चीजें या कोई समूह या कोई ऐसे प्राणियों जिसका समूह एक साथ है उसका बोध होता हो तभी क्या बनेगा, समूहवाचक संज्ञा है वो बनेगी। तो उसके कुछ शब्द है वो देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जिसमें सभा है उसमें एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें एक साथ कई सारे लोगों का समूह इकट्ठा हुआ है, मतलब वो समूहवाचक संज्ञा है वो बनेगा। कौन सा वर्ड, सभा वर्ड समूहवाचक संज्ञा बनेगा। सम्मेलन मतलब जो सभा सम्मेलन हम बोलते हैं, तो कोई भी सम्मेलन होता है वहां पे भी एक साथ कई सारे लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो सम्मेलन वर्ड है उसमें भी समूहवाचक संज्ञा लागू कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है मेला। मेले में भी कई सारे लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो मेला वर्ड भी क्या बनेगा, समूहवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार मेला है वो बनेगा। उसके बाद दल, समूह एक साथ जाता है तभी उसको दल बोलते हैं, तो दल वर्ड है वो भी समूहवाचक संज्ञा का ही वर्ड बनता है। झुंड वर्ड है तो वो भी एक साथ है वो इकट्ठा होना, तो वो झुंड है उसको बोलते हैं, पूरा ग्रुप होना, झुंड होना, तो झुंड को भी हम समूहवाचक संज्ञा का शब्द बोल सकते हैं। राशि मतलब एक साथ कई सारा धन पैसा होना, तो एक साथ ही कितना सारा पैसा होना मतलब काफी सारी आपके पास राशि होना, पैसा होना, तो वो वर्ड भी राशि वर्ड भी हम समूहवाचक शब्द का समूहवाचक संज्ञा का है वो बता सकते हैं। उसके बाद बंडल, मेरे पास काफी सारी पुस्तकों का बंडल है, तो एक साथ कई सारे पुस्तकों का बंडल होना मतलब उसका समूह होना है वो दर्शाता है, तभी वो बंडल वर्ड भी हम समूहवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। सैन्य मतलब सोल्जर, सिपाही है वो, उसको भी हम समूहवाचक संज्ञा में ले सकते हैं क्योंकि उसमें कई सारे एक साथ है वो सोल्जर्स जो सिपाही होते वो। तो इस तरह उसके सेंटेंस है वो देख लेते हैं। तो सेंटेंस में पहला सेंटेंस है हम मेला देखने गए थे। क्या देखने गए थे, मेला, तो मेला वर्ड क्या बनेगा, समूहवाचक संज्ञा बनेगा। उसके बाद सैनिकों का दल जा रहा है, क्या जा रहा है, सैनिकों का दल जा रहा है, तो सैनिक वर्ड है वो भी समूहवाचक संज्ञा है। और दूसरा वर्ड कौन सा है, दल मतलब एक साथ उसका समूह, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा है वो बनेगा। उसके बाद हाथियों का झुंड आ रहा है, तो हाथियों है वो भी समूह का ही एक प्रकार है और झुंड है वो समूहवाचक संज्ञा है वो बनेगा। इस प्रकार है वो तीसरा प्रकार हम लोगों ने देखा कि समूहवाचक संज्ञा में जिसमें कई सारे एक साथ है वो एक ही जाति के जो प्राणी है वो इकट्ठे होते हैं तभी उसको है वो समूहवाचक संज्ञा है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक की संज्ञा किस प्रकार बनती है, तो उसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जिसमें जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्यों और धातुओं का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा मतलब कि जोड़ना जिसमें खाने पीने के पदार्थ हो या फिर कोई विभिन्न द्रव्य मतलब जो प्रवाही होते वो उसका बोध कराती हो या फिर कोई धातु का बोध कराती हो जिसको हम नाप तोड़ सकते हैं, वैसी सारी चीजों का बोध कराती है उसमें हम द्रव्यवाचक संज्ञा है वो दिखा सकते हैं। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसको हम नाप तोड़ सकते हैं, जिसका हम नाप ले सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, वैसी चीजों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा है वो बता सकते हैं। जिसमें हम खाने पीने की चीजें भी ले सकते हैं, कोई द्रव्य होते हैं वो भी ले सकते हैं और कोई धातु होते हैं जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, पीतल, कुछ भी ऐसी कोई धातु होती है उसको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। तो जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे हम कुछ शब्द है वो देख लेते हैं। जिसमें पानी है वो भी एक प्रवाही है, द्रव्य है, तो उसको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार में ही लेंगे। उसके बाद दूध भी एक प्रवाही है, दही, घी, मक्खन ऐसे वर्ड है वो हम यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। गेहूं जिसको हम नाप तोड़ सकते हैं, चावल, तेल, सोना चांदी जैसी धातु है उसको भी हम नाप तोड़ के लेते हैं, तो उसको भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा ही बोलेंगे। ऐसे वर्ड जब आते हैं तब हमें क्या करना है, द्रव्यवाचक संज्ञा है वही दिखा देना है। तो पहला सेंटेंस है एग्जांपल में, तो पहला सेंटेंस क्या है, मैंने दूध खरीदा, तो दूध वर्ड है वो क्या है, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का दिखाया है। उसके बाद मेरे पास सोने के गहने थे, मेरे पास क्या है, सोने के गहने, तो सोना वर्ड है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का वर्ड बनता है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है मैंने दाल चावल
बनाए। क्या बनाए हैं? दाल चावल बनाए। तो दाल भी प्रवाही है और चावल भी प्रवाही है, तो दोनों वर्ड हम यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आखिरी और पांचवा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा है हम किसको बोलेंगे? तो भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार कुछ उसकी व्याख्या है। जो संज्ञा गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा मतलब कि जो कोई नाम उनको दिया है उसमें उसके गुण दिए हो या फिर उसकी दशा, उसकी कोई ऐसी हालत या दशा है वो दी गई हो, उसका भाव, उसका एक्सप्रेशन, उसके अंदर के जो भाव होते हैं वो दिए गए हो, या उसकी अवस्था दी गई हो, मतलब उसकी कोई भी अवस्था में हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि बचपन है वो एक अवस्था, बुढ़ापा है वो एक अवस्था है। तो ऐसी उसकी अवस्था मतलब ऐसी कोई सिचुएशन और ऐसा समय दिया हो जिसको हम अवस्था बोल सकते हैं, तो उसमें बचपन, बुढ़ापा ऐसे वर्ड हम ले सकते हैं। तो ऐसे जब वर्ड दिए हो तब उसका जब बोध कराती हो तो वो वर्ड जो वाले होते हैं संज्ञा या जो सेंटेंस हमको दी है या कोई वर्ड दिए उसमें हम भाववाचक संज्ञा है ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिए हुए हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि चतुराई होना वो भी एक हमारे अंदर का भाव है, गुण है हमारे अंदर। तो चतुराई वर्ड है वो भी क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा है वो बनेगा। बीमार होना वो भी एक हमारे शारीरिक है, वो मनोभाव के ऊपर कैसे असर करता है, तो वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। हर्ष मतलब खुशी होना, आनंद होना, हर्ष होना, तो हर्ष वर्ड है, आनंद वर्ड है, खुशी वर्ड है। ऐसे वर्ड जब हम हमारे सामने आते हैं तो भी हमारे अंदर के भाव को दर्शाते हैं। तो ऐसे वर्ड जब सेंटेंस में आपको कोई वर्ड दिया है कि इसकी आप संज्ञा बताइए, तो आपको खुशी वर्ड दिया है तो आपको पूछा गया है कि इसकी आप संज्ञा बताइए, तो हम क्या लिखेंगे उसपे? भाववाचक संज्ञा ऐसा लिखेंगे, क्योंकि खुशी है वो क्या है? एक हमारे अंदर का भाव है। उसके बाद सुख और दुख वो भी एक हमारे भाव है जिसको हम सुख और दुख की तरह प्रकट करते हैं। उसके बाद बचपन, बुढ़ापा आदि वर्ड है वो ऐसे बचपन और बुढ़ापा में किस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो भी एक अवस्था का है, वो हमको बोध कराते हैं। यहाँ पे हमको व्याख्या में देखा हम लोगों ने कि अवस्था का भी बोध होता है तो उसको भी हम भाववाचक संज्ञा में ले सकते हैं। तो बचपन, बुढ़ापा ऐसे वर्ड है वो अवस्था का भाव दर्शाते हैं, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा में ले सकते हैं। उसके सेंटेंस है वो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? मेरा भाई बहुत चतुर है। कैसा है? चतुर है। तो चतुर है वो क्या है? उसकी खासियत है, उसके अंदर है एक गुण है। तो चतुर वर्ड क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा है वो बनेगा। उसके बाद हीना बीमार है तो वो उसकी कंडीशन है, तो बीमार है वो वर्ड क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा है वो बनेगा। उसके बाद आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश होना क्या है? हमारे अंदर का भाव है वो दर्शाता है, तो खुश वर्ड है वो क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को 5 प्रकार है और संज्ञा के समझाए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रकार है वो समझ में आ गए होंगे। मैंने जितना भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल उसके वर्ड है वो सेंटेंस और लिखवाए हुए हैं, उसके प्रकार की व्याख्याएं लिखवाई हुई, तो आपने वो अपनी नोटबुक में लिख ली होगी और अच्छे से समझ लिया होगा। इसके आगे मैं आपको PDF भेजूंगी एक वर्कशीट के तौर पे, वो भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना और इसमें है वो आप अच्छे से वो नोटबुक में वो आप इसकी नोट है वो कर लेना। थैंक यू।